हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर। और ये सैम्पल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। ये जो सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे ये हम लोग करने वाले हैं साइन कोड 086 का। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से पता है कि सेक्शन 1 2 मार्क्स का है, सेक्शन बी 3 मार्क्स का है और सेक्शन 4 आपका दैट इज 2 केस बेस्ड है 4 मार्क्स के। तो सेक्शन ए के साथ श्री गणेश स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है, गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 Br, यानी कि CH3 है, CH2 है और Br है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक है, और सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सब जगह और ब्रोमो लगा हुआ है। तो देखिए 2 कार्बन एटम है इसलिए इसको बोलेंगे ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन बोलेंगे स्टूडेंट्स। 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और Br लगने की वजह से ब्रोमो हो जाएगा। हालांकि फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 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 और C डबल बॉन्ड CH है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यही है आपका यहाँ पे, शायद ये CH डबल बॉन्ड CH है, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो CH3 है CH2 है, ठीक है, उसके आगे जाइए CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH2 होना चाहिए यहाँ पे, इसको CH2 ऐसा कुछ दे दिया गया आपके सामने। तो क्या है 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, हेक्स लिखते हैं ना। हेक्स कितने कार्बन एटम है, हेक्स तो 6 और डबल बॉन्ड होने के कारण इन, तो ये हो जाएगा हेक्सीन। डबल बॉन्ड एक जगह टर्मिनल पोजीशन पे, वो हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स हेक्सीन। वो क्या हो गया, हेक्सीन। ये समझ में आ गया क्या? चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नोमेनक्लेचर ऐसे ही करते हैं और इसका मैंने अभी आपको वन शॉट भी दिया हुआ है कार्बन एंड्स कंपाउंड का, उसको देख लोगे तो फिर नोमेनक्लेचर तो भूल ही जाओ कि कभी दिक्कत आएगी। नहीं तो तुमको मैंने 2 वीडियोस दे रखे हैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के कार्बन एंड्स कंपाउंड के, उन दोनों को भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 आर मोनोवैलेंट, और दूसरा बोल रहा है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड जीरो वैलेंट। अब हमको पता है स्टूडेंट्स कि ग्रुप 17, अब ये आपसे अकाउंट पूछ रहा है यानी रीजन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि 17 ग्रुप कौन सा है, हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट करेंगे तो हेलोजन फैमिली कितने नंबर पे आते हैं, 17th ग्रुप। अब हमको पता है उसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं होते। हमने पढ़ा है कि जब अगर हम लोग 4 तक पहुंच जाते हैं तो 3 तक, 3 के बाद 4 से हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, जितना भी ऑक्टेट है 8 इलेक्ट्रॉन से हम लोग वैलेंसी निकालने के लिए आउटर मोस्ट में जितना है उससे माइनस करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का जो है 2,6 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 8 में से आउटर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं तो उसकी वैलेंसी आ जाती है -2, है ना, हमारे पास ये निकल के आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो हेलोजन का है वो 7 है, तो 8 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो वैलेंसी आ जाएगी यहाँ पे 1। 8 में 7 को माइनस करने पे वैलेंसी आ जाएगी 1, जिसके कारण ये क्या है, मोनोवैलेंट। ये क्या हो गया, मोनोवैलेंट, एक एटम एक इसकी वैलेंसी है। ठीक है, जीरो वैलेंट यानी कि ग्रुप 18th में जो है 8 आउटर मोस्ट में होता है, 8 से 8 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0। तो इनर्ट गैसेस या फिर जीरो वैलेंट बोलते हैं किसको, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है। ठीक है, ये इरेज कर दूं ना। आई होप ये समझ में आ गया कि क्या रीजन है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स आप स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना खुद से, मैंने आपको बता दिया कि डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और व्हाई आर वेरिएशन एसेंशियल फॉर स्पीसीज, आपको पता है वेरिएशन क्यों जरूरी है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है। ठीक है, अब इन बैक्टीरियाज ने क्या रिप्रोडक्शन, अब जो कुछ नए बैक्टीरिया बनाए उसमें जो थे, ये देखो ये वेरिएंट बैक्टीरिया है, ये सेम बैक्टीरिया है। ठीक है, ये मान लो एक और सेम बैक्टीरिया है, ये एक और सेम बैक्टीरिया, और यहाँ एक वेरिएंट बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसमें वेरिएशन आ गया था। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट, सडनली ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो क्या करेंगे, सारे बैक्टीरिया तो ये मर जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें एडेप्टिबिलिटी नहीं आई।
बट इसमें वेरिएशन आने के कारण ये हीट रेजिस्टेंस बन गया, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये बच गया। तो क्या होता है स्टूडेंट कि इन्वायरमेंट में खुद को एक्सेप्ट करवाने के लिए और सडन चेंजेस जो आते हैं उनको हम लोग को बचने के लिए वेरिएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे ही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज करते हैं वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। एक स्पीसीज जो है सर्वाइव कर पाए, जो भी स्पीसीज है ना, जो भी स्पीसीज है वो क्या कर पाए, वो सर्वाइव कर सके एक इन्वायरमेंट, उसके लिए वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 3 डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो आप खुद से भी लिख लोगे, बट एक बार बता देता हूँ कि आप क्या करोगे, ट्यूबुलर फॉर्म बनाओगे, ट्यूबुलर फॉर्म बनाओगे इस टाइप से, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट दोगे, यहाँ 1 2 3 पॉइंट दोगे, यहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोगे, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोगे। ठीक है, और इस टाइप से आप बता दोगे। अब मैं इसको क्यू पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भैया गैमीट होता है, गैमीट का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, और इनमें सेक्सल्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पे 2 पेरेंट्स का जरूरत पड़ता है ना, 2 पेरेंट्स का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे जो है माइटोसिस और मियोसिस डिविजन होते हैं ना, माइटोटिक एंड मियोटिक डिविजन होते हैं। बट इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट से काम चल जाता है, गैमीट की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे सेक्सल्स नहीं होते हैं, और वहाँ पे माइटोटिक एंड मियोसिस डिवीजन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा आप लिख दोगे। और ट्यूबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। तो कौन कौन से क्लियर हो गया, 1 क्लियर, 2 3 4 तक हमने समझ लिया। ठीक है, बी देखो, एक्सप्लेन व्हाई वेरिएशन आर ऑब्जर्व इन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है सिर्फ, तो आपको पता है कि वेरिएशन जो है बोथ, चाहे एसेक्सुअल मोड का हो या फिर सेक्सुअल मोड का हो, दोनों जगह डीएनए को बनाते वक्त, डीएनए कॉपी करते वक्त इधर आ ही जाता है, डीएनए दोनों के पास होता है, कॉपी करते वक्त दोनों में इधर आता है। ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक तो आया मेल फादर से, और फादर कोई दूसरे क्या है, इनहेरिटेंस इसका दूसरा है ना, और जो मदर है ये दूसरी है ना। तो इन दोनों के मटेरियल बन करके जो सिमिलैरिटी दिखेगी और एक न्यू वेरिएंट पैदा होगा यहाँ पे। ठीक है, बट एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल की अगर बात करें तो डीएनए कॉपी में इधर तो होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होती है, जिससे हमको बहुत टाइम बाद जाकर के देखने को मिलता है। तो हमको सडन जो है जो वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि चेंज में आंख, नाक, कलर, मुंह, वो कैसे होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 जगह से डीएनए आता है, 2 जगह से डीएनए आता है, क्योंकि आपको पता है गैमीट्स में डीएनए होता ही है, और 2 जगह से आने की वजह से उसमें ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। उसमें क्या हो गया है, ज्यादा वेरिएंट्स देखने को इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि जीन के अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके। ठीक है, चलिए 5, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको पता है टेस्टिस क्या है, आपको क्या होता है, टेस्टिस ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्क्रोटम, सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम होता है, उसमें टेस्टिस आपका प्रेजेंट रहता है। तो टेस्टिस का जो फंक्शन है वो क्या करता है, 2 फंक्शन है। एक तो पहला फंक्शन अगर मैं बताऊं तो वो क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म क्या होता है भाई, मेल गैमीट्स जिसको बोलते हो, मेल गैमीट्स जिसको आप स्पर्म करते हो उसका फॉर्मेशन करता है। दूसरा ये क्या करता है, बिल्कुल एक मेल हार्मोन को बनाता है, मेल हार्मोन को बनाता है। मेल हार्मोन बोले तो मेल हार्मोन कौन सा, तो मेल हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना उसको कौन पैकेज करता है, वो भी टेस्टिस में ही बनता है। ठीक है, Why these are located on the outside or abdominal cavity। अभी मैंने बताया था कि ये अगर abdominal cavity है तो मेंस में क्या होता है कि जो है आउटर साइड में स्क्रोटम सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें ये 2 टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि बॉडी में से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के फॉर्मेशन में। स्पर्म के फॉर्मेशन में ये 2 से 3 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियरिटी आ गई क्यों होता है। चलिए, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया और ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्रिस्टल क्लियर हो गया और करके दिया गया है। आई मस्ट होप कि सब लोगों ने और भी सॉल्व किया होगा, तो और वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये और है, ठीक है, ये और है। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर इन स्पाइट ऑफ यंग स्टेमेन बीइंग रिमूव्ड आर्टिफिशियली द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, गिव रीजंस। आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर लेते हैं, जैसे कि हिबिस्कस ले लीजिए, हिबिस्कस ले लीजिए, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है ऐसा नहीं बोलता है कि सिर्फ हमारे अंदर जो है अपना ही फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये क्या करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को भी अलाउ करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को भी अलाउ करता है स्टूडेंट्स।
तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर हम यंग स्टेमेंस को, मेल पार्ट को हटा भी दे, यंग स्टेमेंस क्या होता है, मेल पार्ट को हटा भी दे, तो वहां पे फ्रूट बन सकता है ड्यू टू द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से, क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से वो क्या हो सकता है, वो इजिली, वो क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से इजिली क्या कर सकता है, फ्रूट फ्लावर जो भी बनाना हो वो बना सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे। स्टेट व्हाट वुड हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इफ करंट आर रिवर्स्ड। मान लो कि करंट जो है पहले सीधा जा रहा था, करंट को अगर करंट इस डायरेक्शन में था, है ना, और किस चीज का बात कर रहे हैं, मोटर का, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में था, ठीक है, आप मान लो कि अगर मोटर है तो हम लोग कैसे पता चलता है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। तो लेफ्ट हैंड रूल से अगर आपका करंट का डायरेक्शन, मान लो कि करंट का डायरेक्शन जो है ऐसा था कुछ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ ऐसी थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये जो है साउथ डायरेक्शन को मान लेते, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, फोर्स किधर लगेगा, ये ऊपर के साइड लगेगा, ये ऊपर के साइड। बट जैसे ही आपने क्या किया, घुमा दिया, तो अब क्या होगा, अब जैसे ही आपने करंट को रिवर्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन आपने क्या किया, करंट को इधर से रिवर्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखा, तो इस बार फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड, बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेयर रिवर्स साइमल्टेनियसली। एक एक करके साइमल्टेनियसली एक टाइम पे जो है दोनों को ही, करंट और मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, जब करंट को रिवर्स करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देंगे तो वहां पे करंट का डायरेक्शन तो सही रहेगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन वहां भी चेंज होगा, तो दोनों ही केस में फोर्स का डायरेक्शन हमारा पूरी तरीके से चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। और 6 में एक और करके भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या है कि गिवन मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट ए बी एंड सी। देखो मैग्नेट का जो है ए बी एंड सी है, नेम द पार्ट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो ए और सी पे मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट्स कि अगर मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो, या फिर कोई भी नॉर्थ साउथ हो, तो आपको पता है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है। और देख सकते हो मेरे फिगर के अकॉर्डिंग भी ये क्राउडेड है पोल्स पे, पोल्स पे क्या है स्टूडेंट्स, पोल्स पे ये क्राउडेड है, तो पोल्स पे क्राउडेड होने की वजह से वहां पे मैक्सिमम हो जाता है स्ट्रेंथ। और देखो जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, यानी कि इसके मिडिल में आ गए, तो वो क्या होता है, वो मिनिमम हो जाता है। आप यहाँ बता दोगे स्टूडेंट्स इजीली कि जो है ए और सी पार्ट पे ज्यादा होता है मैक्सिमम, क्योंकि वहां पोल्स है और पोल्स पे क्राउडेड होता है, वेयर बी पे पोल नहीं है, वो बीच में मिडिल में लाई कर रहा है, इसलिए वहां पे मिनिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिफर एट दिस पार्ट। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग फूड चेन 5 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू मैन, ठीक है, 5 जूल ऑफ एनर्जी मैन, तो हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल टू प्रोड्यूसर लेवल। तो आपको पता है 10% लॉ, 10% लॉ आपको पता है, 10% लॉ से कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है, 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है, ओनली 10% एनर्जी जो है आगे ट्रांसफर होती है। तो अब हमको मस्ट पता है कि अगर ये 5 है तो ये 10% होगा 50 जूल का, तो सीप के पास होगा 50 जूल, और इसका ये 50 किसका 500 जूल का, तो प्लांट के पास मस्ट हैव 500 जूल जितनी एनर्जी रही होगी, प्लांट के पास 500 जूल जितनी एनर्जी रही होगी अकॉर्डिंग टू 10% लॉ से हमने इसको पता कर लिया। तो ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो अगला है कि एक्वेरियम नीड टू बी क्लीन्ड वंस इन वाइल वेयरएज पॉन्ड्स एंड लेक डू नॉट रिक्वायर एनी क्लीनिंग। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है एक्वेरियम जो है एक क्या होता है, एक आर्टिफिशियल, ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होने की वजह से पानी वानी गंदा वंदा हो सकता है और वहां पे हमेशा क्लीननेस की जरूरत है। वेयर एज पोंड और लेक की बात करें वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम है, और नेचुरल इकोसिस्टम में जो है, नेचुरल इकोसिस्टम में जो है नेचर खुद को जो है साफ करती रहती है, नेचर जो है खुद वो क्लीन करते ही रहती है, तो वहां पे हमको जरूरत नहीं पड़ता है। तो हमको पता चल गया कि एक्वेरियम जो है वो आर्टिफिशियल होने के कारण वहां पे क्या जरूरत पड़ता है, प्रॉपर क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, वेयर एज पोन्ड्स और लेक में नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं कि पोन्ड्स एंड लेक को गंदा करेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर बी को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, सेक्शन नंबर बी को अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पे हमको 3-3 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको अटेम्प्ट करना शुरू करता हूँ। चलिए स्टूडेंट सेक्शन बी अटेम्प्ट करते हैं, पेन का कलर चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एलिमेंट 3 एक्स वाई एंड जेड हैव एटॉमिक नंबर 7, 8 एंड 9, ठीक है। आपको एलिमेंट के नेम पता होने चाहिए ना, 7, 8 एंड 9 उसके क्या है, एटॉमिक नंबर है। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई।
अब अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा जिसका एटॉमिक रेडियाई होगा टू द जिससे सबसे कम होगा, ठीक है। आपको पता है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते रहते हैं स्टूडेंट, तो Zd जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जिसके कारण साइज छोटा होते जाता है। साइज क्या होता है? छोटा होते चला जाता है। साइज क्या होता है? छोटा होते चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस टाइप में बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके एटॉमिक रेडियाई के रूप में अगर अरेंज करना चाहे तो 9 का जो है सबसे कम होगा, 7 का ज़्यादा होगा, फिर 8, फिर और हाँ 9 जो है 9 कहाँ चला जाएगा? 9 भी उसी पीरियड में लाई करेगा, तो 7 का सबसे ज़्यादा, फिर 8, फिर 9, ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बड़ा होगा इसका, क्योंकि हमको जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे Zd इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो 7, देन 8, देन 9, ठीक है, देन आफ्टर 9। चलिए नेक्स्ट बी, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव वाई। अब इनमें से कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है और वाई। अब आपको पता है जैसे जैसे इधर चलते चले जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी जो है, लूज करने की जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो बढ़ती है, और वो कहाँ बढ़ेगी? इन द केस ऑफ, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? एक्स वाई एंड जेड है, एक सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कहीं भी मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। हमको पता है कि जैसे जैसे पीरियड में चलते जाते हैं, जैसे जैसे क्या होते जाता है एटॉमिक साइज डिक्रीज, सबसे ज़्यादा 7 का, देन 8 का, देन 9 का, ठीक है। यानी कि x का ज़्यादा, देन y, देन z, ऐसा ही होगा इसका, ठीक है। चलो मिस्टेक कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। इनमें से कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है? जो इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। तो अब इजीली इलेक्ट्रॉन को कैसे छोड़ेगा? जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखते हैं, तो ये 7 है ना स्टूडेंट्स, तो 7 का क्या हो जाएगा? दैट इज 2,5, 8 का 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 9 का 2,7। तो देखो इसके पास कितना है? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 है, इसके पास 7 है। ये एक गेन करेगा, है ना, एक ही गेन करेगा, इसीलिए क्या होगा? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसको बस एक ही चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए और इलेक्ट्रॉन निगेटिव बनने के लिए। तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की बस एक ही कमी है, इसीलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, है ना, ये एक ज़्यादा लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फाउंड बिटवीन एक्स एंड वाई एंड वाई एंड जेड। एक्स का देखो, एक्स का जो है क्या है? 7 है, तो 2,5, तो 8 - 5 इसकी वैलेंसी 3 है। अब y की निकाल लेते हैं, y का है 2,6, तो 8 - 6 इज इक्वल टू 2 है इसकी वैलेंसी, और z की है 2,7, यानी कि 8 - 7 इसका 1 है वैलेंसी, ठीक है, इसका 1 है। पहले का 3, देन 2, देन 1। तो जैसे ही x एंड y को साथ में लाएंगे तो कहाँ है हमारा x? तो x का है हमारा, x पे क्या है हमारा? 3 है ना, एंड इसको करें y के साथ, y पे है 2, तो ये बन जाएगा x2y3, ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। और x और z को जैसे ही मिलाएंगे तो x पे देख लो, तो x पे क्या है? x पे 3 और z पे 1, तो क्या हो जाएगा? xz3, ऐसा कंपाउंड ये बना लेगा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया ना? आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनता है ये कंपाउंड। अब इरेज कर देता हूँ सारा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आर द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। बिल्कुल सही ये बात है, ठीक है। थर्ड पीरियड के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। विच ऑफ देम इज एन इनर्ट गैस। तो हमको पता है आर्गन इनर्ट गैस है, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है 2,8 है ना, 2,8 है इसकी वैलेंसी, और वैलेंसी 8 है, जिसके कारण इसकी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, और इसकी वैलेंसी क्या है? वो 0 है, जिसके कारण ये इनर्ट गैस है, ठीक है, जिसके कारण ये इनर्ट गैस है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है और वैलेंसी 0 है। विच वन ऑफ देम इज अ वैलेंसी 4। इसकी वैलेंसी किसकी 4 होगी? तो एल्यूमिनियम की तो 3 होती है, सिलिकॉन की होती है 4, क्योंकि इसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,4, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 14। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको एलिमेंट 30 तक के एटॉमिक नंबर और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होनी चाहिए, तभी ये आप इतनी इजीली कर पाओगे। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डज इट फॉर्म? आयनिक और कोवैलेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट? सिलिकॉन जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, सिलिकॉन जो है कोवैलेंट बॉन्ड को ये फॉर्म करता है, सिलिकॉन कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, लिथियम एटम इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। इसका रीजन देना है। तो लिथियम एटम स्मॉलर है सोडियम एटम से, क्योंकि हमको पता है कि लिथियम ऊपर है ग्रुप में और सोडियम नीचे है। तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होते हैं, इसलिए लिथियम से बड़ा है सोडियम। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, इसीलिए ये होता है। मैंने ये वन शॉट में बताया हुआ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। क्योंकि स्टूडेंट देखो इसका 2,8,6 है सल्फर,
2,8,7s क्लोरीन। तो बस इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने के लिए, वेरेज इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने के लिए। तो कौन ज़्यादा इजीली बन पाएगा? वो क्लोरीन। इसी के कारण वो क्या होगा, क्लोरीन जो है इजीली खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा ज़्यादा देन द सोडियम। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट इन ट्यूबुलर फॉर्म। अब ट्यूबुलर फॉर्म आपको मैंने बताना सिखाया कि कोई भी डिफरेंशिएट टाइप ट्यूबुलर फॉर्म में दीजिएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन का मांग हो। अब आपको ऐसा करना है, अभी मैं आपको बस की पॉइंट्स बता दूं। एक्वायर्ड ट्रेट जो है कि इनहेरिटेड नहीं होते हैं, जो आगे के जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे, जो कि ट्रांसफर नहीं होंगे, जैसे कि आपकी बॉडी जो है वो ट्रांसफर आगे नहीं होती है, ठीक है, जो भी आपने बॉडी बना लिए, मसल्स आगे ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, आपके जो मार्क्स है, स्ट्रेचेज मार्क्स है, वो आगे ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो कि आगे के जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, और उसके मैंने एग्जांपल बता दी। इनहेरिटेड ट्रेट्स जो कि आगे के ट्रांसफर हो जाएंगे, जैसे आई का कलर, ठीक है, आई का कलर, हेयर का कलर, हाइट, टॉलनेस और डॉर्फनेस, ये सारी चीज़ें आगे ट्रांसफर होंगी। क्यों? क्योंकि जो एक्वायर्ड ट्रेट है इससे डीएनए पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट जो है वो डीएनए पे फर्क पड़ता है, इसीलिए ये क्या होता है, वो दैट इज आगे के जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। तो डीएनए में जो चेंजेस लाएगा वही सिर्फ आगे जा पाएगा, बाकी सब पीछे छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन शेप ऑफ वायर डिपेंड्स, ठीक है। लिस्ट आपको फैक्टर करना है जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन शेप ऑफ वायर डिपेंड, ठीक है। चलो, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या होता है, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, रेजिस्टेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये आपको पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बोला है, व्हाई मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, फ्री मोबाइल आयंस मिलते हैं, और उसमें चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, वेयर ग्लास पे चार्ज पार्टिकल नहीं रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मोबाइल आयंस नहीं रहते हैं। इसीलिए जो है हमको पता है स्टूडेंट्स कि ग्लास जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। चलो, व्हाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। क्योंकि एलॉयज जो है, एलॉयज की जो रेजिस्टेंस हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है, जिसके कारण उसे हीट प्रोड्यूस हो सकता है बिना मेल्ट किए और बिना बॉइल हुए इजीली आप वहां से हीट को ले सकते हो, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एलॉयज का यूज करते हैं ना, नाइक्रोम, टंगस्टन, ये सारी चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग हीटिंग डिवाइस में को हीट मिले और वो पिघले ना, ठीक है। तो उसकी जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, हीटिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसके कारण हम लोग यूज करते हैं दैट इज एलॉयज को अपने लिए, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर वोल्टमीटर इन द गिवन सर्किट। तो गिवन सर्किट में क्या क्या होगा रीडिंग एमीटर और वोल्टमीटर का। तो यहाँ पे फिगर क्लियर नहीं आपके पास दिया गया है, ठीक है, ये फिगर आपके पास यहाँ पे मेरे पास क्लियर नहीं है, तो मैं एक बार ये फिगर कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। चलो एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस फिगर की मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो फिर इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, अभी इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर रीडिंग, प्रॉपर पिक्चर यहाँ पे ये पॉइंट पे क्लियर नहीं मुझे पता चल पा रहा है अभी, इसीलिए मैं इसको यहीं पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अभी करेंगे नहीं, नेक्स्ट को वीडियो में अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द बार मैग्नेट। तो सिंपली पूछा हुआ है कि क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द बार मैग्नेट। आपको पता है बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन वो नॉर्थ टू साउथ जाता है, वो नॉर्थ पे ओरिजिनेट होता है, साउथ पोल पे इंड होता है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर के साउथ पोल पे इंड कर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन आर गेटिंग क्राउडेड, डज इट इंडिकेट। तो वो क्या इंडिकेट करता है, अगर आपको पता है कि अगर ये बार मैग्नेट है या फिर कोई भी मैग्नेट है, अगर वहाँ पे क्राउड है तो क्राउड होने का जगह वो जरूर पोल्स होगा। वो इंडिकेट किस चीज़ को करता है, वो इंडिकेट करता है आपका स्टूडेंट पोल को, क्योंकि हमको पता है कि पोल्स पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, ठीक है, पोल्स पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC।
आपको एक एडवांटेजेस बताना है एसी मोटर ओवर डीसी पे। तो ये अल्टरनेटिव करंट जो है वो रेगुलर डायरेक्शन चेंज करते रहता है, और क्या होता है वो जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करके हम तक क्या करके लाता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करके इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करता है। लेकिन डीसी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, और ये जो आपको पता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल नहीं कर सकता, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या कर सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए या बिग यूनिट के लिए इसका यूज़ नहीं हो सकता, वेयर एसी का बिग यूनिट तक यूज़ हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, you have been selected top on ozone layer in production in the school assembly on environment day। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है why should ozone layer be protected to save the environment। अगर आपको पता है O3 जो भी ओजोन लेयर होता है, O3 जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, जो भी यूवी रेस है, जो भी एक्सरे है, गामा रे है, जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सन की, उससे प्रोटेक्ट करता है, फिल्टर करके प्रोटेक्ट करता है हमको स्किन कैंसर से, बहुत ही सारी डिजीजेस से। ठीक है, इसीलिए ओजोन लेयर को प्रोटेक्टेड रखना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आफ्टर लिस्ट एनी 2 ways दैट यू वुड स्ट्रेस इन योर टॉक टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंगस्ट योर फेलो फ्रेंड्स दैट वुड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो कुछ जैसे कि चीज़ें जैसे कि एसी का यूज़ करना या फिर रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना कम करने से होता है, क्योंकि आपको पता है एसी या रेफ्रिजरेटर से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं वहाँ से, है ना। सो दैट्स वाई क्या होता है कि ओजोन लेयर उसे डिप्लीट करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग को बताना चाहिए कि CFC का यूज़ वो कम करे बाय द यूजिंग ऑफ लेस रेफ्रिजरेटर्स एंड द वॉट रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज का यूज़ करके, और ग्रीन हाउस गैसेज का कम करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी। अब इस सेक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पहला केस बेस्ड क्वेश्चन है 14th, क्या दिया गया आपके पास, एक टेबल दिया गया जिसमें बोला गया क्रोमोसोम्स का नंबर 23 मेल फीमेल में, ऑटोसोम्स 22 और सेक्स क्रोमोसोम्स 1 ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया, ये वेरी गुड, ये सबको पता है। व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर अ मेल चाइल्ड है और अ फीमेल चाइल्ड है वो स्टूडेंट्स, तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन वो कहलाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ से आता है, वो जो लास्ट का एक पेयर क्रोमोसोम्स है वही चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन वो चीज़ें हैं जो कि जिसकी मदद से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि वेदर चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ बॉय और गर्ल, और ही इज़ अ बॉय और शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स। सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में होता है X और Y क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल X एंड X क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, चलो इज अ फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल सही है, फादर रिस्पॉन्सिबल है सेक्स ऑफ द चाइल्ड पे, क्योंकि मदर के पास क्या होता है, सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होता है, फादर के पास XY क्रोमोसोम्स होता है, और अगर फादर का XY जाएगा और मदर का X आएगा तभी वो XY बनेगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हो गया। चलिए, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और लास्ट ही बचा है, और लास्ट के बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं रहेगा। चलिए ओके, read the following case based and given the passage। a room has tube light। ठीक है, रूम के पास ट्यूब लाइट है, एक फैन, एक टीवी है। ईच ट्यूब लाइट जो है 40 वॉट का है, फैन 80 वॉट लेता है, और जो आपका टीवी जो है वो कितना देता है 60। तो आपको ट्यूब लाइट 40 और जो है आपका जो 80 लेता है आपका फैन, और टीवी जो है 60 वॉट लेता है। ठीक है, द ट्यूब लाइट वेयर कीप्ड ऑन 5 आवर्स। ट्यूब लाइट जो है उसको 6 घंटे तक चलाया गया। ठीक है, फैन फॉर 12 आवर्स और टीवी फॉर 8 आवर्स। रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज दैट इज ₹3.10 पर किलोवाट आवर लगता है। ठीक है, चलिए ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय ईच ट्यूब इन अ डे। तो ईच ट्यूब इन द डे, ठीक है, ईच ट्यूब इन द डे, तो क्या हो रहा है, कंज्यूम बाय द ईच ट्यूब, ट्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो ट्यूब लाइट का निकाल देते हैं। ट्यूब लाइट कितने देर चला जा रहा है, 5 आवर्स तक, और ट्यूब लाइट 1 आवर में कितना लेता है स्टूडेंट्स, तो ट्यूब लाइट 40 वॉट कंज्यूम करता है 1 आवर में। ठीक है, ट्यूब लाइट जो है एक घंटे में, 1 आवर में वो कितना करता है, 40 वॉट कंज्यूम करता है 1 आवर में। ठीक है, 40 वॉट 1 आवर में, यानी कि अगर 5 ट्यूब लाइट को 5 घंटे जलाया जा रहा है, 5 घंटा तो कितना करेगा, 40 × 5 दैट इज 200 वॉट, या फिर 200 वॉट जितना होगा, है ना, या फिर 2 किलो वॉट जितना वो क्या कर रहा है, ले रहा है ना। चलिए, तो आपको पता चल गया कि एनर्जी कंज्यूम बाय ट्यूब लाइट इन अ डे, तो कितना हो रहा है, 200 वॉट जितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। टोटल एनर्जी आप ट्यूब लाइट का जोड़ दो, ट्यूब लाइट का 12 वॉट ले रहा है एक दिन में,
वेयरएज टीवी 60 वॉट का है, ठीक है, और कितना देर चलता है, टीवी जो है 8 घंटे चलता है, तो 8 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 480 वॉट, ये 480 वॉट लेता है। वेयरएज जो फैन है, फैन जो है 12 आवर्स चलता है, फैन जो है कितना लेता है 80 वॉट, तो 12 इंटू आप करोगे 80 तो क्या आ जाएगा 960, है ना, 960 वॉट। अब इन सबको ऐड कर दो तो 0, है ना, फिर क्या आ जाएगा क्या 8 4 1 कैरी 9 2 11 11 4 15 एंड 1 16 1640, दैट इज 1640, ओके 1640, ठीक है, वॉट को ये कंज्यूम करता है, यानी कि 1.6 दैट इज 1640 वॉट को ये कंज्यूम करता है पर डे में, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन रूम इन डे पर मंथ, ठीक है। आपको पता है कि 1680 जितना ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है, तो आपको पता है कि 3.10 पर किलोवाट आवर, तो आपको पता है कि पर किलोवाट आवर उतना ले रहा है ना, तो आपको पता है कि ये क्या हो गया 1.68 किलोवाट, एक दिन में 1.68 किलोवाट जा रहा है ना, जितना एनर्जी जा रहा है एक दिन में, है ना। तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा 3.10 इंटू 1.68 कर लोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा क्या एनर्जी निकल के आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी आपके पास एनर्जी निकल के आ जाएगी। चलिए सही है, उतना तो कैलकुलेट कर ही लोगे। नेक्स्ट और में करके दिया हुआ है व्हाट डिटरमाइंस द रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय करंट, तो क्या डिटरमाइन करता है वो कौन सा क्वांटिटी, तो आपको पता है कि किलोवाट पर आवर जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को बताता है ना। चलिए इसी के साथ हमने आज का पूरा सैंपल पेपर डिस्कस कर दिया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन।